हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमीन सैन 0.2 में। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूँ जो हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है, जो खान सर एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं उसी का नोट्स है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, सॉरी, मौर्य वंश चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक, ठीक है, प्राचीन भारत का राजवंश जिसे 137 वर्ष तक भारत में राज किया। इसके स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य को दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। आगे देखते हैं। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का शासक था तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी बेटी कर्नेलिया हेलेना से विवाह कर लिया और दहेज में एरिया, हेरात, आराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, बलूचिस्तान तथा पेरिपनीडाई काबुल ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहते थे। आगे देखते हैं। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राजस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा है। मेगास्थनी की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में बांटा था। आगे देखते हैं। दार्शनिक 2, अहीर, पशुपालक 3, सैनिक, किसान 5, निरीक्षक 6, कारीगर तथा 7, सभासद मंत्री। इसमें सर्वाधिक संख्या किसानों की थी तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी। आगे देखते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इससे हमें मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है, जो एक राजनैतिक एवं प्रशासनिक पुस्तक है। इस पुस्तक के 15 अधिकरण लेसन है। इस पुस्तक में राजा के राजत्व सिद्धांत की चर्चा है और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को सप्तांग सिद्धांत पालन करना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गोरखपुर में स्थित सगौर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नीति से मिली थी। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के बेलगोला चला गया, जहां 298 ईसा पूर्व संलेखना संस्थारा विधि से प्राण त्याग दिए। आगे देखते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के गिरनार गुजरात से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई थी। ठीक है। इस अभिलेख ने चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स।
जस्ट ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रेकोटस शब्द का प्रयोग किया। विलियम जोस ने यह पहचान कराया कि सेंड्रेकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। आगे देखते हैं बिंदुसार 298 से 269 BC। इसके पुत्र का नाम सुसीम, अशोक और तीक्ष्ण था। इसके दरबार में सीरिया के नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को भी भेजा। आगे देखते हैं इससे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, स्टेम्बो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा दार्शनिक मांगा था। बिंदुसार के समय तक्षशिला कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुए। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा। अशोक ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, जिसकी स्थापना मुखलीपुत्र गोसाल ने किया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बिंदुसार को अमित्र घात एवं शत्रु विनाशक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमित्र घात और शत्रु विनाशक भी कहते हैं बिंदुसार को। भारतीय इतिहास में इसको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता की उपमा से जाना जाता है भारतीय इतिहास में। ठीक है, आगे देखिएगा, सम्राट अशोक जो 269 से 232 BC इसका जन्म हुआ था। 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इसके पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम सुभद्रंगी था, जिसे धर्मों के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं, इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंद था। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया और भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की। इसे माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इस बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म मानता था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म। पहले क्या था? ब्राह्मण धर्म मानता था, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। आगे देखते हैं, अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक, किसको? महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था प्रचार के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा, बौद्ध धर्म ग्रंथ ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से ही धर्म यात्रा प्रारंभ की, जिसका क्रम इस प्रकार बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावती। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। इसके बाद 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक ग्राम की यात्रा की और कर टैक्स घटा कर केवल 1/8 भाग लेने की घोषणा की।
अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संधि 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष मौग्लीपुत्र तीसरा था। श्रीलंका के राजा ने सिंहली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक धार्मिक के रूप में सहिष्णु देखते हैं अपना लिया। अशोक रूप में सहिष्णु था, अर्थात वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। नोट देखिएगा, श्रीलंका का राजा अशोक के उपदेश का पालन करते थे, किंतु श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं था। अशोक के समय मुद्राएं सोने, स्वर्ण, चांदी, कसापण एवं तांबे, कांसणी आदि के होते थे। अशोक के आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा दान में दिया। ये देखते हैं गुफा था, यही गुफा था, ठीक है। सुदामा, कौड़, चोपड़, विश्व झोपड़ी। आगे देखते हैं, आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था। इसका उत्तराधिकारी कुषाण था। अशोक की 5वीं पत्नियां असंधिता देवी कारुवाकी पद्मावती नित्या रक्षक थी, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुवाकी का था। आगे देखते हैं, कारुवाकी के कहने पर ही अशोक ने युद्ध त्याग दिया था। अशोक के अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस दारा या दैबाऊ से मिली। अशोक के अभिलेख को पढ़ने और समझने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिला। अशोक ने अपने अधिकार अभिलेख में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी देवताओं को पसंद लिखा है, ठीक है। मध्य प्रदेश में गुजरात तथा कर्नाटक की मास्की नेटिटूर तथा उद्गोलन अभिलेख में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, भाब्रू अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट नाम का प्रयोग हुआ। असम से अशोक का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे यह पता चलता है कि यह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से बाहर था। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं, अशोक के चतुर्दश शिलालेख। प्रथम शिलालेख अहिंसा पर बल, पशु बलि पर रोक, सभी मनुष्य में मेरे बच्चे के समान। द्वितीय शिलालेख, इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा है, साथ ही दक्षिण भारत राज्य जैसे चेर, पांड्या, श्रीलंका, केरल पुत्र, सत्य पुत्र की चर्चा है, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। आगे देखते हैं, तृतीय शिलालेख, इसमें अशोक ने त्रिअधिकारी राजुक युक्त तथा प्रादेशिक का चर्चा किया है, जो धम्म के प्रचार के लिए थे। अशोक ने इसे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश जारी किया कि वे हर 5वें वर्ष दौरा पर जाएं। इसमें धर्म संबंधित कुछ नियम भी निर्देशित हैं, ठीक है। चतुर्थ शिलालेख, इसमें भेरी घोष युद्ध के स्थान पर धम्म घोष बौद्ध के नीति का चर्चा है। आगे देखते हैं, पांचवा शिलालेख, इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देख रेख करता है। इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था उल्लेख है। छठवां शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी जनक कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। इसमें आत्मा नियंत्रण संबंधित शिक्षा दी गई है। सातवां शिलालेख, इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की
बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 8वां शिलालेख देखिए। इसमें अशोक के धर्म यात्रा की चर्चा है जो इसे राज्याभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। बोध गया में भ्रमण का उल्लेख। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। 9वां देखिएगा। 9वां शिलालेख। इसमें अशोक के छोटे मोटे त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया। इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं। 10वां शिलालेख देखिए। इसमें धम्म के महत्व के बारे में चर्चा है। इसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया कि राजा तथा उच्च राज अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित के बारे में सोचे। इसमें धम्म नीति का व्याख्या की चर्चा की गई है। 11वां देखिएगा फ्रेंड्स। 11वां शिलालेख। अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। 12वां शिलालेख देखिए। इसमें स्त्री के स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है एवं हर प्रकार के विचार के सम्मान की बात कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं। 13वां देखिए। 13वां शिलालेख। इसमें कौलिंग युद्ध की चर्चा है तथा साथ ही सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी वर्णित है। आगे देखिए। 14वां शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मैं ऊपर लिखे गए शिलालेख के आंतरिक बहुत से काम किए हैं जो इसमें से नहीं लिखे गए हैं। इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है। मैं इसमें जनता और धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। आगे देखते हैं। अशोक के स्तंभ लेख, लघु अभिलेख, भाब्रू अभिलेख। राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। क्या बताया? खुद का मगध का सम्राट। भाब्रू अभिलेख में इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ की चर्चा है। देखते हैं फ्रेंड्स। अशोक के 7वें अभिलेख लघु अभिलेख मिले हैं। रुमनदेई अभिलेख नेपाल, यह नेपाल के लुम्बिनी में है। यह आरमाइक लिपि में है। यह सबसे छोटा अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है। आगे देखते हैं। देखिए कौशाम्बी अभिलेख, उत्तर प्रदेश। इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारुवा को द्वारा दिए गए दान की चर्चा की है, अतः इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया। आगे देखते हैं। टोपरा अभिलेख, हरियाणा। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलक का बाद में स्थापित करा दिया। नेक्स्ट देखते हैं। मेरठ अभिलेख, उत्तर प्रदेश। पहले यह मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलक का बाद में स्थापित कर दिया। आगे देखते हैं। रामपुरवा अभिलेख, यह बिहार के चंपारण में है। इसकी खोज 1872 इसमें लायल ने की। आगे देखते हैं। लौरिया नंदनगढ़, यह बिहार के चंपारण में है। आगे देखते हैं। लौरिया अरराज, यह बिहार के चंपारण में। ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। निगाली सागर स्तंभ लेख, नेपाल। इस स्तंभ से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर आया तथा यहाँ के कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया। ठीक है, संवर्धन किया। सॉरी। आगे देखते हैं। सर एकुल्न अभिलेख, यह अफगानिस्तान के कंधारों से मिला है जो ग्रीक
ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में है। ठीक, कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा कि संसार के सभी मानव मेरी संतान पुत्र हैं। मैं एक माँ की भांति उसके सांसारिक तथा प्रलौकिक जीवन की कामना करता हूँ। अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को योगाधाम को देकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज को देखरेख के लिए राजू को नियुक्त किया। ठीक है, राजू को नियुक्त किया। अशोक ने अपने अभिलेख के लिए जिन पत्रों का इस्तेमाल किया वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से मंगवाया था। ठीक है, आगे देखें प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य काल प्रशासन एक केंद्रीय शासन था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता था। उच्च अधिकारी को तीर्थ या महामात्र अथवा अमात्य कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। जासूसों के 4 शब्द का प्रयोग किया गया। कौन 4 शब्द? नेक्स्ट देखते हैं। न्याय व्यवस्था देखिए, मौर्य काल में सम्राट ही सर्वोच्च न्यायालय और अंतिम न्यायालय तथा न्यायाधीश था। राजा का फैसला ही अंतिम एवं सर्वमान्य होता था। नेक्स्ट देखते हैं प्रशासनिक ढांचा। आगे देखते हैं। मौर्य काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था। उसके नीचे युवराज होते थे। ठीक है, प्रांत का शासन प्रांतपति के पास था। 20 जिला जो विस्पति के नियंत्रण में रहता था। 10 गांव का छोटा मालिक को गोप कहा जाता था। 10 गांव के छोटे मालिक को क्या कहा जाता है? गोप कहा जाता था। जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को गांव हुआ करती थी। ठीक है, जो ग्रामीण के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। इस समय न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय 5 हो गई, जो निम्नलिखित हैं। देखिएगा, अशोक काल के मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत। ठीक है, कलिंग हो जाएगा, तोसली हो जाएगा राजधानी, प्रमुख स्थल हो जाएगा कलिंग, अवंती राष्ट्रीय हो जाएगा आपको उज्जैनी, और जो हो जाएगा मालवा, राजपूताना, गुजरात, कठियावाड़। ठीक है, प्रासी हो जाएगा पूर्वी प्रांत, जो पाटलिपुत्र हो जाएगा बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र। उत्तर पंथ हो जाएगा तक्षशिला हो जाएगा गंधार, कम्बोज, पंजाब, कश्मीर और अफगानिस्तान। दक्षिणा पथ हो जाएगा सुवर्णगिरी, विंध्य के दक्षिण का क्षेत्र। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अशोक के उत्तराधिकारी 232 ईसा पूर्व बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई। इसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। अशोक के पौत्र दशरथ ने 8 वर्ष तक शासन किया। अशोक की भर्ती उन्होंने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण किया तथा आजीवक संप्रदाय को साधुओं के लिए गया जिले में नागार्जुन की पहाड़ी पर 3 गुफा का निर्माण कराया। अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धर्थ था, जो एक कमजोर तथा अयोग्य शासक था। नेक्स्ट देखते हैं। इसके शासन काल में कलिंग नरेश खरवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर लिया। बृहदत्त को सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जिन्होंने सेना के निरीक्षण के दौरान बृहदत्त की हत्या कर दी और मौर्य वंश के संस्थापक को शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको कराएंगे फ्रेंड्स जो ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज। तो वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा फ्रेंड। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।